आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बांसुर एजुकेशन हब पर। अब से पहले वाली क्लास में हमने परागकण का संरचना के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघु बीजाणु का अंकुरण या फिर परागकण का अंकुरण। अंकुरण का मतलब क्या होता है? जैसे ही परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इनमें से पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? पराग नलिका। और ये जो पराग नलिका या फिर जनन नलिका निकलने की जो क्रिया है यही क्या कहलाती है? अंकुरण कहलाती। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है ये एकदम सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है? एकदम केंद्र में होता है, जिसके पास क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और इसके अलावा जो इसका जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, ये बड़ा ही सघन होता है। ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सघन होता है। सबसे पहले क्या है कि जो लघु बीजाणु है इसका केंद्रक बीच में होता है। और कोशिका द्रव्य कैसा होता है? कोशिका द्रव्य सघन होता है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे क्या होता है? इसमें रिक्तिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रिक्तिका का। और जब रिक्तिका का जब इसमें निर्माण होता है तो जो इसका केंद्रक है ये तो परिधि की तरफ चला जाता है। किसकी तरफ चला जाता है? परिधि की तरफ चला जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी वैक्यूल बन जाती है। क्या बन जाती है? वैक्यूल बन जाती है। ये किसका निर्माण हो गया? इसमें रिक्तिका का निर्माण हो गया। जैसे ही कोशिका द्रव के अंदर रिक्तिका का निर्माण होगा तो जो केंद्रक होगा ये अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाएगा? परिधि की तरफ गति करने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसका रिक्तिका बनने के कुछ समय पश्चात केंद्रक का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? केंद्रक का। और केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो बनती है कायिक कोशिका और एक बनती है जनन कोशिका। ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका बनने की बीच में जो शीतोष्ण पादप हैं, जो कौन से पादप हैं? शीतोष्ण जो पादप हैं, इनमें तो पाई जाती है सुषुप्त अवस्था। क्या पाई जाती है? सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय पादप हैं उनमें ये जो केंद्रक होता है ये शीघ्र ही क्या हो जाता है? टूट जाता है और दो कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। किनका निर्माण करता है? दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब हम ये देखेंगे कि दो कोशिकाओं का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। कायिक कोशिका व जनन कोशिका का निर्माण। कायिक कोशिका व जनन कोशिका का कायिक कोशिका व जनन कोशिका का निर्माण। कायिक कोशिका को बोलते हैं वेजिटेटिव, और जनन कोशिका को बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, रिक्तिका का निर्माण हो गया, केंद्रक कहाँ पे आ गया? केंद्रक आ गया किसकी तरफ? परिधि की तरफ। केंद्रक किसकी तरफ आ गया? परिधि की तरफ। अब क्या होता है, इस केंद्रक में जब निर्माण होगा, इस केंद्रक में जब विभाजन होगा, और केंद्रक में विभाजन के पश्चात किसका निर्माण होगा? केंद्रक में विभाजन के पश्चात निर्माण होता है जनन कोशिका और कायिक कोशिका का। केंद्रक का जब विभाजन होगा तो केंद्रक के विभाजन में मेटाफेज अवस्था के दौरान, कौन सी अवस्था के दौरान? मेटाफेज अवस्था के दौरान जो तर्कु हैं वो असम्मित होते हैं। तर्कु कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं।
तर्कु असम्मित होना, ये सभी पादपों के लिए क्या है, एक सामान्य स्थिति है। ये क्या है, पादपों के लिए सामान्य स्थिति। ये क्या है, पादपों के लिए सामान्य स्थिति। यानी विभाजन के दौरान मेटाफेज अवस्था में तर्कु असम्मित होते हैं। ये पादपों के लिए क्या है, एक सामान्य स्थिति है। और जब असम्मित हैं तर्कु, तो जो कोशिका के जो केंद्रक का जो विभाजन होगा, ये क्या होगा, असमान प्रकार का होगा, जिससे केंद्रक विभाजन कैसा होगा, असमान होगा। यानी एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी चपटी कोशिका बनेगी। एक तो बड़ी कोशिका बनेगी और एक क्या बनेगी, छोटी चपटी कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा। अब ये जो बड़ी कोशिका है, ये तो है कायिक कोशिका। ये क्या है, कायिक कोशिका। और जो छोटी है, ये है जनन कोशिका। लेकिन अब इसका भी अपवाद पाया जाता है कि यहाँ पे तो विभाजन के दौरान सामान्य अवस्था क्या है कि तर्कु कैसे होंगे, असम्मित होंगे। लेकिन एक है पोडोस्टिमोन, एक पादप है पोडोस्टिमोन। कौन सा है, ये अपवाद है भाई। ये क्या है, अपवाद। एक पादप है पोडोस्टिमोन। इसमें जो विभाजन के दौरान जो तर्कु होते हैं, ये सम्मित होते हैं। ये कैसे होते हैं, सम्मित। और ये पादपों के लिए एबनॉर्मल स्टेज होती है। कैसी होती है, अपसामान्य स्थिति होती है। कैसी होती है, अपसामान्य अवस्था होती है या फिर अपसामान्य स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक का जो विभाजन होगा, केंद्रक का क्या होगा, विभाजन जो होगा, ये होगा समान। ये कैसा होगा, समान। और जब केंद्रक का विभाजन समान होगा, तो केंद्रक का विभाजन समान होगा तो क्या बनेंगी, दो समान कोशिका। क्या बनेंगी, दो समान कोशिका। और इन दो समान कोशिकाओं को बोलते हैं द्विक लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं द्विक लघु बीजाणु। अब इन द्विक लघु बीजाणुओं में दोबारा से क्या होगा, असम्मित प्रकार का विभाजन होगा। और जब असम्मित विभाजन होगा तो एक जनन कोशिका और एक क्या बनेगी, कायिक कोशिका। अब इन दोनों लघु जो द्विलघु बीजाणुक हैं, इनमें से किसी एक कोशिका में क्या होगा, परिवर्धन होगा। और परिवर्धन के पश्चात किसका निर्माण होगा, परागनलिका का निर्माण होगा। और जो दूसरी कोशिका होगी वो क्या कर देगी, अपना पोषण किसको दे देगी, पहली वाली कोशिका को दे देगी। किसके समय, परागनलिका के निर्माण के समय। ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा है कि रिक्तिका बनती है, केंद्रक होता है, केंद्रक में विभाजन होगा। विभाजन होगा तो मेटाफेज के अंदर जब तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है तो ये निर्माण असम्मित प्रकार का होगा। असम्मित प्रकार का होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका तो होती है छोटी, एक तो कोशिका बड़ी बन गई और एक कोशिका छोटी बन गई। एक तो बड़ी कोशिका बन गई वेजिटेटिव सेल और छोटी चपटी कोशिका क्या बन गई, जनरेटिव सेल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब होता क्या है
जब विभाजन जब चलते हैं तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जब लघु बीजाणु बनते हैं, इस वक्त तो विभाजन जो होते हैं वो एकदम समान होते हैं। क्या होते हैं? सभी के अंदर समान रूप से चलते हैं। लेकिन जैसे ही पराग कणों का निर्माण होता है तो उस वक्त विभाजन क्या चलते हैं? अब नॉर्मल चलते हैं, असमान चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि कई कई पराग कणों के अंदर कोशिका द्रव सीधा संपर्क में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सीधा संपर्क में नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही कोष्ठ के अंदर विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं पा सकती हैं, परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाएं क्या हमें मिल सकती हैं। किसी में विभाजन प्रारंभ हो रहा होगा, किसी के अंदर विभाजन अंत समय में चल रहा होगा। ठीक है, एक कोष्ठ के अंदर विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं क्या हो सकती हैं? हमें प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कायिक कोशिका की। किसकी बात करते हैं? कायिक कोशिका की बात करते हैं। वेजिटेटिव सेल, ये बड़े आकार की कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? वेजिटेटिव सेल बड़े आकार की कोशिका होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, ईआर, ये सभी क्या पाए जाते? उपस्थित होते हैं। इसमें ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम आदि क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। साथ में इसमें फैट एंड स्टार्च भी उपस्थित होते हैं। फैट एंड स्टार्च भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। हमें किसकी बात कर रहे हैं? कायिक कोशिकाओं में। आकार में ये बड़ी होती है। आकार में क्या होती है? ये बड़ी। किससे बड़ी होती है? जनन कोशिका से क्या होती है? बड़ी होती है। इसका जो केंद्रक होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, इसके केंद्रक में गुणसूत्र नहीं, प्रोटीन। इसके केंद्रक में प्रोटीन रिपोर्ट किए गए, लेकिन ये अल्पकालिक थे। लेकिन ये कैसे थे? अल्पकालिक थे। कुछ समय बाद ही क्या हो गए? ये नष्ट हो गए। ये कायिक कोशिका की संरचना थी। कि कायिक कोशिका क्या होती है? कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसका केंद्रक लगभग गोलाकार होता है। इसके केंद्रक में प्रोटीन रिपोर्ट किए गए जो क्या थे? अल्पकालिक थे। कुछ समय बाद ही क्या हो गए? विलुप्त हो गए। इस कोशिका के अंदर ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, रिक्तिका, वैकल्स आदि उपस्थित होते हैं। साथ में इसके अंदर फैट एंड स्टार्च भी क्या होती है? उपस्थित होती है। इसके बाद हम जिसका अध्ययन करेंगे वो होगी जनन कोशिका। वो क्या होगी? जनन कोशिका। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोशिका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोशिका जनन कोशिका। जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। देखो, जनन कोशिका में क्या होता है? जो मुख्यतः जो जनन कोशिका होती है ये किसी एक जाति की या फिर किसी एक वंश की क्या होती है? एकदम जनन कोशिका के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकी के अंदर, किसके अंदर? वर्गीकी के अंदर जो जनन जो कोशिका है ये क्या है? एक प्रकार का लाक्षणिक गुण है। ये क्या है?
वर्गीकी में लाक्षणिक गुण है। वर्गीकी में क्या है? लाक्षणिक गुण है। कौन? जनन कोशिका। जनन कोशिका वर्गीकी का क्या है? ये लाक्षणिक गुण है जनन कोशिका। क्यों है? क्योंकि एक जाति की सभी पादपों की जनन कोशिका में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। और समानता पाई जाती है तो क्या हो गया? ये वर्गीकी का लाक्षणिक गुण हो गया। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? जब लघु बीजाणु धानी का जब निर्माण होता है, लघु बीजाणु धानी से जब परागकण अलग होते हैं, ठीक है, जब दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, तो जनन कोशिका के निर्माण के समय क्या होती है? जनन कोशिका जो कोशिका होती है, कोशिका की झिल्ली के ऊपर जुड़ी होती है। तो कुछ समय पश्चात क्या होता है? ये झिल्ली से अलग होती है, झिल्ली से पृथक होगी, और झिल्ली से पृथक होके कुछ समय बाद किसी भी अन्य स्थान पर जाकर क्या हो जाती है? ये जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और ये स्थिति हम केवल उन्हीं पराग कणों में या उन्हीं लघु बीजाणुओं के अंदर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिनके अंदर हम चतुष्क देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? पराग कणों के किसको देख पाते हैं? चतुष्क को देख पाते हैं। जो जनन कोशिका होती है, इसके अंदर भी वही ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, वैक्यूल्स आदि उपस्थित होते हैं। आदि क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें जो क्रोमेटिन की जो मात्रा होती है, इसमें क्रोमेटिन की मात्रा कायिक कोशिका से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? कायिक कोशिका से अत्यधिक ज्यादा होती है। ठीक है। इस कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का अभाव पाया जाता है। इसमें स्टार्च, फैट आदि क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। आदि क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये हो गई जनन कोशिका। वर्गीकी का लाक्षणिक गुण है। क्यों है? क्योंकि एक ही जाति के सभी पादपों की जो जनन कोशिका है, इसमें समानताएं पाई जाती हैं। कोशिका में ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, वैक्यूल्स, ये सभी के सभी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसमें क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ में क्या होता है? इसमें स्टार्च और फैट भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कायिक केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? कायिक केंद्रक के बारे में। पहले ऐसे माना जाता था कि जो कायिक जो केंद्रक होता है, ये जनन जो कोशिकाएं जो होती हैं, जो बाद में विभाजित होकर दो नर युग्मकों का क्या करती हैं? कायिक केंद्र। इनको दिशा दिखाने का काम करता है। क्या दिखाने का? दिशा दिखाने का। ऐसा माना जाता था कि जो कायिक केंद्रक है, ये नर युग्मकों को दिशा देने का क्या करता था? काम करता था। लेकिन जैसे जैसे आगे अध्ययन हुए, आगे रिसर्च हुई, उससे ये पता चला कि कई ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर कायिक जो केंद्रक होता है वो नर केंद्रकों से पीछे रहता है। नर केंद्रकों से कहाँ रहता है? पीछे। और पीछे रहने वाला का भी रास्ता दिखा नहीं सकता। पीछे रहने वाला का भी रास्ता दिखा नहीं सकता। तो ये बात क्या हो गई? खंडित हो गई। दूसरा क्या था? दूसरे जैसे कुकर बेटा सॉरी,
जैसे कुकुरबिटा, पापावर, ये जो प्लांट्स हैं इनमें जो जनन नलिका होती है ये आगे जाकर शाखाओं में क्या हो जाती है, बंट जाती है। शाखाओं में क्या हो जाती है, बंट जाती है। जबकि कायिक केंद्रक तो केवल एक में ही होगा। कायिक केंद्रक केवल क्या होगा, एक में ही होगा। तो यहाँ पे ये बात क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है कि कायिक केंद्रक किसी भी प्रकार से नर युग्मकों को या फिर नर केंद्रकों को क्या नहीं दिखाता, नर केंद्रकों को क्या नहीं दिखाता है, रास्ता नहीं दिखाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण। अभी हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणु की जनन कोशिका में विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। दो नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और ये विभाजन जो है, जो ये विभाजन है ये कितनी जगह पर हो सकता है, ये विभाजन 3 स्थान पर हो सकता है। विभाजन 3 स्थान पर हो सकता है। पहला है परागकण में, दूसरा है वृत्तिकाग्र में, और तीसरा है जनन नलिका। जनन नलिका या फिर पराग नलिका। ठीक है, और ये जो विभाजन कैसा होता है, ये विभाजन समसूत्री होता है। कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कितने नर युग्मकों का निर्माण होता है, 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। जब समसूत्री विभाजन परागकण में होता है तो जो परागण जो होता है वो 3 कोशिकीय होता है। जब यहाँ पे होता है तो परागण कैसा होगा, 3 कोशिकीय। कैसा होगा, 3 कोशिकीय। 3 कोशिकाएं कौन कौन सी, एक कायिक कोशिका और 2 जनन को, 2 नर युग्मक। 2 क्या हो गए, नर युग्मक। तो परागण, जो परागण होता है परागकणों का होता है, परागकण में विभाजन हो चुका है तो कुल कितनी कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं हो गई, एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक। तो इस प्रकार का जो परागण होता है वो 3 कोशिकीय। और जबकि जब विभाजन कहाँ पे होता है, जनन नलिका या फिर वर्तिकाग्र पर होता है, तो जो परागण जो होता है वो द्विकोशिकीय होता है। कैसा होता है, द्विकोशिकीय। ठीक है, एक तो वो इकाई कोशिका, और अभी इसका विभाजन नहीं हुआ है जनन कोशिका का, तो दूसरी जनन कोशिका। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे ही जनन कोशिका का निर्माण होता है तो 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक है, 2 नर युग्मक। एक जो नर युग्मक है ये करता है निषेचन, अंड कोशिका से। क्या करेगा, निषेचन अंड कोशिका से, और बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और दूसरा क्या करता है, जो सेंटर में जो द्विगुणित केंद्रक होते हैं उनसे निषेचन करता है, और क्या बनाता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण पोष का।
इस प्रकार से निषेचन दो प्रकार होता है, तो दोनों नरयुग्मक जो हैं वो 2 बार निषेचन करते हैं, तो ये स्थिति कहलाती है द्विनिषेचन। क्या कहलाती है? द्विनिषेचन। यहीं पर जो हमारा जो मेल गैमेटोफाइट जो था वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो उसके अंदर हम बीजांडों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रति प्रकार के बीजांड, ऋजु प्रकार के बीजांड, इन सभी के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप लगातार अपनी जो पुरानी क्लास है उनको देखते रहिए। आपके कमेंट्स कीजिए कि क्लासें आपको किस प्रकार की महसूस हो रही हैं, किस प्रकार की लग रही हैं, कुछ कमी है तो बताइए, आपका सॉल्यूशन होगा। साथ में कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी आप आंसर दीजिए, जिससे हमें पता तो लगे कि आप किस प्रकार की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।